Okay, so formal good morning to all of you, and we continue our conversation on various methods of calculating national income. सर नेशनल इनकम में हम इस फंडामेंटल से स्टार्ट किए थे कि जितना मेरा कंजम्पशन होगा, जितना मेरा खर्चा होगा, उतनी देश की सेल होगी, और उतनी जितनी सेल होगी उसी सेल के अंदर सारे लोग जो जुड़े हुए सबकी कमाई होगी, उसी आदमी की, उस चेन के अंदर सारे लोग, उस चेन के अंदर सारे लोगों की। पक्का? अब सवाल ये आता है, कल हम बात कर रहे थे तो हमने कल वैल्यूएटेड मेथड कंप्लीट करा था। तो वैल्यूएटेड मेथड के लिए सर हमने जो वर्किंग करी थी वो कुछ इस प्रकार थी। हमने कुछ चीज़ें ऐड करी थी, कुछ चीज़ें लेस करी थी, याद आ रहा है सर? हम लेस करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे सर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर आपने कुछ नोट करा था कि नहीं है? कल नहीं करा था? रुक जरूर, मैं पहले इनकम भी समझा देता हूँ, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करा के करा दूंगा। तो 3 सेक्टर थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बाद आउटपुट तीनों का था, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करा तो 2200 आए थे, तो ये हमारा फाइनल कंजम्पशन था। तो नीचे जो 3 ब्लू बॉक्सेज है उनके भी फाइनल कंजम्पशन जोड़ोगे तो 2200 ही आ रहा है। तो 2200 क्या था? नेशनल इनकम या जीडीपी एट एमपी? क्या रह गया? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो प्रोड्यूस हुआ पर बिका नहीं, खुद ही खा गए, खुद ही यूज कर लिया, वो ऐड करना पड़ेगा। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, खुद के मकान में रह रहे हैं तो इतना पैसा इन्वेस्ट खुद के लिए कर रखा है, प्लस प्रोडक्शन ऑफ असेट्स बाय गवर्नमेंट। ये कल बताया था, फ्लाईओवर वगैरह जो बना के रखे गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट जो भी सेटअप्स तैयार करती है। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड, अगर है तो हटाना, अगर नहीं इंक्लूडेड है तो नहीं हटाना है, मतलब फिर हटाने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें। और अगर सेकेंड हैंड गुड्स की खरीदी बिक्री पर कोई कमाई और कमीशन है तो वो जोड़ना है कि नहीं सर? वो जोड़ना है। इसको जोड़ते हुए हम जीडीपी एट एमपी पे पहुंचे थे, फिर घटा के सब चीजें हम एनएनपी एट एफसी पे पहुंचे। ये कौन सा एंगल था? वैल्यू एडेड मेथड। अब मैं लेके चलता हूं आपको इनकम मेथड में। अब जो इनकम मेथड चलेगी यहाँ से, वो, इसको मैं अगर यूं कहूँ तो मैं यहाँ ले जा रहा हूँ पूरा आपके लिए। अब इसको नीचे ले जाके पूरा समझाता हूँ। इनकम मेथड। सर अब इनकम मेथड क्या कहती है? सर इनकम मेथड ये कहती है कि आप दुनिया में पैसा कमाते हो। पैसा कमाने के दुनिया में 4 ही तरीके हैं बच्चों। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कितने तरीके हैं वर्ल्ड में? 4, बराबर। और 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नाम क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड के लिए मिलता है रेंट, लेबर के लिए मिलती वेजेस, वेजेस इंक्लूड्स सैलरी, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो दुनिया में कमाई 4 तरीके से ही होती है। आप बोलोगे नहीं नहीं और भी तरीके हैं, चलो ट्राई मारो। सर हम लोग तो आईपीएल ड्रीम 11 टीम बना के सट्टा खेलते हैं, तो वो रिस्क है ना, पैसे डूबेंगे, तो रिस्क का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। आप एंटरप्रेन्योर हो, छोटे से अपनी 500 रुपए की कैपिटल लेके खेल रहे हो, आया ना? मान लेते मैं और क्या नाम है भाई तेरा? नहीं नहीं, इसका हाँ, अर्जुन। तो अर्जुन और दीपक ने मिलकर एक नया बिजनेस चालू करा, हम बच्चे किडनैप करते हैं। सबसे पहले खरीदेंगे हम लोग एक मारुति वैन, ओमनी। ऐसे सारे उठपटांग कामों के लिए ओमनी ही काम आती है। गेट खुला, आदमी डालो और भगो। तो मैंने और अर्जुन ने मिलकर ओमनी खरीदी और हम बच्चे किडनैप कर रहे हैं। अब अर्जुन ने जाते सीधे 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 डीआईजी का बेटा किडनैप करा पहले दिन ही। मैं लो, मुहूर्त ही खतरनाक किया इसने तो। अब हम भाग रहे हैं इधर से उधर, और अल्टीमेटली डीआईजी ने बोला हम, मैं पुलिस वुलिस से कुछ नहीं पड़ रहा, आप तो एक काम करो, बच्चा दो, 50 लाख लिए। ठीक है, 50 लाख लिए। ये भी तो रिस्क का ही रिवॉर्ड है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से पंगा लेके काम करना। इस काल्पनिक एग्जाम्पल में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कल को कोई बच्चा किडनैप हो तो मुझे और अर्जुन को ना देखा जाए, पता चले यही था। तो ये इलीगल है पर है तो बिजनेस। तो दुनिया में रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के अलावा आप कुछ नहीं कमा सकते। मतलब हर एंगल से आप कुछ भी सोच लोगे ना तो अल्टीमेटली जाके इसी 4 कैटेगरी में बैठेगा, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ कहानी ये आती है, ये डिटेल आपको मिलेगी कहाँ से? ये डिटेल आपको मिलेगी वहां से जब आप ये देखते हो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इंडिया में मैक्सिमम लोग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, छोटे मोटे प्लेयर्स हैं बस काम करते रहते हैं, और वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
तो जब संख्या ज्यादा है तो क्या होता है, ऐसे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो जो पैसा कमाते हैं वो पैसा होता रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट है, पर वो उसको बाइफरकेट नहीं कर पाता कि ये रेंट इतना, वेज इतना, इंटरेस्ट इतना, प्रॉफिट इतना। तो वो निकल के कहां से आता है पता है, वो निकल के आता है इन द नेम ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं उसको, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ। तो इसकी कमाई को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, MIOSE। अब ये क्या चीज है सर, सब्जी वाला ठेले पे सब्जी बेचे, डॉक्टर साहब क्लिनिक में बैठ के पेशेंट देखें, किराने की दुकान वाला जब अपनी दुकान चलाए, ये सब लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं, इनकी इनकम मिक्स्ड इनकम में ही काउंट होती है। आप 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, सब्जी वाला, किराने की दुकान वाला, डॉक्टर साहब का क्लिनिक, सब जगह कहानी सेम है। डॉक्टर साहब ने अपनी मेहनत करके पढ़ाई करी है, क्लिनिक लिया, आज आपसे वो 500-700 रुपए की जो फीस लेते हैं उसमें उनका रिसेप्शनिस्ट भी है, ऑफिस का किराया भी है, खुद की मेहनत भी है, और जो पैसा लगा रखा उसका एक्सपेक्टेड ब्याज भी है, प्लस अपना प्रॉफिट भी है। सब्जी वाला सुबह सुबह बेचारा, हमारे देश का गरीब आदमी का हाल है, यहाँ तो वो मजदूरी करे आज, यहाँ तो क्या करता है वो, जब झोपड़ियों में रहते हैं तो झोपड़ियों में, ये रियल लाइफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुबह सुबह उठेगा 4 बजे, फ्रेश होके 2 झोपड़ी आगे जाएगा, एक आदमी से पैसे उधार लेगा 10,000 रुपये, वो बोलता है 1% ब्याज है 1 दिन का, कितना नो लिखा पड़ी, 10,000 शाम को से 10,100 देने, वो 10,000 लेता है, उसमें से आगे जाता है 2 झोपड़ी और आगे जाता है तो एक ठेला लेता है उससे, बोले 200 रुपये ठेले के, तो वो 200 रुपये देता है। अब अपने हाथ में 9,800 रुपये लेके वो मंडी पहुंचता है सुबह सुबह, और 9,800 रुपये की वो सब्जियां खरीदता है, और सब्जियां लेकर ठेले पे रखता है और कॉलोनी कॉलोनी जाके बेचता है। दिन के 2-3 बजे तक, 4 बजे तक उसकी जितनी बिक्री हो गई सो हो गई, फिर वो अपने नोट निकाल के गिनता है कि अब मेरे पास कितने हैं आज, और शाम पड़े घर लौटता है, घर लौटते समय वापस ठेला सरेंडर कर देता है, 10,000 की जो प्रिंसिपल अमाउंट ली थी वो वापस देता है, 100 रुपये जो ब्याज देना है वो देता है, बचे हुए उसके पैसे, तो बेसिकली उसने दिन भर में मान लेते 11,000 कमाए, टोटल सेल थी, तो उसको 1,000 मिले एक्स्ट्रा, तो उस 1,000 में से 100 रुपये कौन ले जाएगा, इंटरेस्ट, 200 रुपये कौन ले जाएगा, तो वो बेसिकली ठेले का रेंट, तो तुमने रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, तुम अगर खुद हम्माली करते तो वेजेस कमाते, तुम्हारी वेजेस होती 400 रुपये, यहाँ तुमको मिले 800 रुपये, 700 रुपये, तो तुम्हारा प्रॉफिट है, यस और नो। तो अब ऐसा होता है कि देश के अंदर जितने लोग काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज हो, उन सब की कमाई को जब आप जोड़ने जाते हो, सो दैट इज कॉल्ड इनकम ऑफ द कंट्री। तो दोनों प्रकार के लोगों को जब आप जोड़ोगे तो अब किसी की कमाई में डेप्रिसिएशन शामिल होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, तो फिगर ग्रॉस आएगा या नेट आएगा, यही मेरा सवाल था। हाँ, ये लाइन जो मैंने बोली समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से सुनना इस लाइन को जो मैंने बोली। मैंने क्या बोला, अभी आप इनकम मेथड में क्या देख के आए, जैसी सब चीजें जोड़ी थी तो आपको GDP मिल रहा था ना, हेलो, यहाँ G मिलेगा या N मिलेगा, वेरी गुड, पहली बात तो N मिलेगा। इसमें विदेशी शामिल है या देश के ही लोग हैं, तो DP, P तो P रहेगा, एट, कहाँ चलेगा भाई, एट। अब आप एक बात बताओ, आप अपनी कमाई में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ के बताते हो या जोड़ के नहीं बताते हो, आपको मुझसे कुछ काम, 1 सेकंड होल्ड करो, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूँ जी। तो भैया एक बात बताओ, मेरी कमाई में इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है क्या, मुझे जो कमाई मिलती है उसमें GST शामिल है क्या, हाँ नो नो हाँ क्या, हाँ बेटा, वो मुझे डायरेक्ट टैक्स देना है मेरी कमाई पे, वो अलग चीज है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स का या इनडायरेक्ट टैक्स का है, तो क्या मेरी कमाई में इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है, तो ये जो निकल के आएगा फिगर, ये फैक्टर कॉस्ट होगा या मार्केट प्राइस होगा, है मार्केट प्राइस होगा तो GST शामिल हो क्या आ रहा है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स इसमें शामिल है,
तो क्या करूं, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस? फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अब इसके अंदर भी एक तो खास बातें और हैं, जैसे इधर थी ना ऐसी कुछ बातें इधर भी होंगी। सर क्या होंगी? सबसे पहले ठंड का मौसम है, एक तो ठंड भी डिस्टर्ब है इस बार, ठंड भी कंफ्यूज है, कब आए कब जाए समझ नहीं आ रहा है। मतलब वो ऐसे 15-20 दिन निकले नहीं कि दिन भर अपन हु करके बैठे रहो, और ऐसे भी नहीं निकले कि बिल्कुल हाफ स्लीव्स में घूमने का टाइम आ जाए। बट ठंड होती है तो ठंड में ऐसे धूप सेकते सेकते बैठने में अच्छा लगता है। फिर वो एक मैं तो बचपन की मेरे को बहुत याद है, वो बैलगाड़ी पे किसान निकलता था हमारे वहां से, जो हरे हरे चने और छोड़ ताजे ताजे बेचता था वो, और हम उससे खरीदते थे। वो खरीद के एक एक छोड़, चने हरे चने, उसको छोड़ बोलते हैं इंदौर में, आप लोग कुछ और बोलते हो। हरे चने ना, हाँ वैसे वैसे पूरा वो झाड़ी भी टाइप देता, उसमें निकाल निकाल के खाओ। ये अच्छा टाइम पास था हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं थे ना। अभी तो आप बोलते हो आई एम मेड फॉर दिस, नो। आजकल तो रील चलती है, मटर मटर मटर, वो सुनी कि नहीं रील तुमने? हर जगह मटर ही मटर, नहीं सुनी? अच्छी है, बड़ी कॉमेडी मस्त, कि मटर की सब्जी हर जगह, सुबह शाम दिन रात मटर ही मटर। और छोटे बच्चों को मटर बिल्कुल पसंद नहीं आते। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, तो अब वो बुढ़े बाबा बस बड़े लोगों का टाइम पास होता है, छोड़ खा रहे हैं बैठ के। तो सीएसओ वाला घूमते घूमते पहुंचा, बाबा बोलो बेटा, नमस्ते, बोले नमस्ते, छोड़ खाओगे? बोले नहीं। अच्छा तो दादा आपको कुछ कमाई वमाई होती है? बेटा इस बुढ़ापे में मेरे को क्या कमाई होगी, सरकारी आदमी हूँ, मेरे को मिलती है पेंशन, तो नहीं रहती मुझे रोज के खर्चे की टेंशन। बोले वेरी गुड, कितनी मिलती है? 5,000 रुपये मिलती है बेटा साल की, ओ सॉरी महीने की, साल तो बहुत ही कम हो गया, सॉरी सॉरी, साल की 60,000। तो बोले अच्छा, तो इसने चुपचाप सीएसओ वाले ने 60,000 नोट कर लिए। फिर थोड़ी देर बाद आगे उसको एक लड़की मिली, बाकायदा तैयार होती हुई बिल्कुल। मैडम आप कुछ कमाती हैं? अभी तो नहीं, पर मैं मामा जी की लाडली हूँ। अब समझ में आया? तो मैं मामा जी की लाडली हूँ, मामा जी मुझे हर महीने 1250 देते हैं, तो मैं साल के करीबन 15,000 रुपये कमाती हूँ। ये भी लिख लिया। फिर आगे एक बैठा हुआ था घनश्याम, वो लैपटॉप चला रहा था। वाह भाई घनश्याम लैपटॉप, 12वीं में मेरे 80% आए, मामा जी ने दिया मेरे को। वाह भाई वाह, बॉयज को भी मिल रहे हैं। वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन? इस बार 60% पे दे रहे हैं यार। मेरे को है ना वापस पैदा करो यार, और मेरे को है ना एमपी में पैदा करना, मेरे को SC ST OBC बनाना। ऐसे जो मजे ही मजे चल रहे हैं ना, नहीं नहीं SC ST OBC के दूसरे जो मजे हैं वो भी तो हैं। CBSE वालों को कुछ नहीं मिलता। भाई जीवन में पैसा ही पैसा हो, मजे ही मजे, वो भी चली थी ना अभी, मजे ही मजे। वो मैं सोच रहा हूँ एक आध ऐसी बनाऊं, पर उसकी स्क्रिप्ट नहीं बन रही मुझसे मजे ही मजे वाली। सोच रहा हूँ एक आध बनाऊं, मेरे को कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि फोकट काम भी करते रहना चाहिए कभी कभी, लगे हम भी बेल हैं। हाँ हाँ, अरे एक से बढ़कर एक रील बनाने वाले बैठे हैं। एक को मैं ऐसे कुछ समझा रहा था, उनने क्या करा, मेरा ही वीडियो कट करा यहीं से, और उसके ऊपर गिलास भी रख दिया, और फिर चला दिया जमल कुड़ू जमल कुड़ू। हाँ भाई मैंने क्या कर रहा है। खैर, तो वो जो लाडली बहना है उसको मिलते हैं 18,000, जो घनश्याम है उसको मिला लैपटॉप, बुड्ढे बाबा को मिली पेंशन। तो ये सब जोड़ जाड़ के सीएसओ वाला पहुंच गया ऑफिस। बोले भाई साहब ये इतने पैसे और मिले लोगों को। सीएसओ ऑफिस वाला ने सब हटा दिया। बोले भाई ये जो पैसा इन लोगों को दिया गया है, चाहे छोटे बच्चे को स्कॉलरशिप के तौर पर लैपटॉप दिया, बहना को पैसे दिए हैं, प्लस बुड्ढे बाबा को पेंशन दी है, ये सब के सामने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए। सो दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स।
क्या कहलाती है? So that those set of payments which are made from one person to another without exchange of any goods and services is called ट्रांसफर पेमेंट। बोलो साहब, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है? आ गई तो उसको जोड़ना है या नहीं जोड़ना है? जोड़ना है, नहीं जोड़ना है तो ये याद रखना, ट्रांसफर पेमेंट्स should not be included, like pension, scholarship and unemployment allowance। आ गया? सॉरी, ट्रांसफर पेमेंट्स हो सकता है, जैसे गरीब कल्याण योजना के अंदर 1,000 रुपए हर महीने में कैश भी दे रहे हैं, फ्री अनाज भी दे रहे हैं। किसान कल्याण में 4,000 रुपए हर 3-4 महीने में, जब साल के 12,000 दे रहे हैं। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं, इसके बदले में कुछ मिल थोड़ी ना रहा, तो ये सब एक कॉमन कैटेगरी में चला जाता है, कॉल ट्रांसफर पेमेंट्स। ऐसा क्लियर? तो ये जोड़ना है नहीं जोड़ना है? सर नहीं जोड़ना है। अच्छा, NFIS में जोड़ू? NFIA जोड़ोगे तो ही नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। NFIA टू बी एडेड, तो क्या मिलेगा मुझे? NNP8FC कौन से मेथड से? इनकम मेथड बेटा, इनकम मेथड से। बोलो साहब, यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब अपन चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे, लास्ट तीसरा वाला। सर एक्सपेंडिचर मेथड की जब बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जिसने खर्चा करा, तो अब मैं इस तीसरे को यहां से लेकर आता हूँ। कुछ ज़्यादा ही नीचे जा जा के कराना पड़ेगा आपको, नोटिंग करूँगा तो इजी रहेगा। मैंने छोटा छोटा इसलिए नहीं लिखा कि वो स्क्रीन पे दिखता नहीं, इसलिए थोड़ा ये लिबर्टी लेके ऐसे जा रहा हूँ। अब सर, जब आप नेशनल इनकम निकालने जाते हो एक्सपेंडिचर मेथड से, तो देश में खर्चा करने वाले 3 मुख्य लोग, अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, खर्चा करने वाले 3 मुख्य लोग कौन से? एक तो आपके मेरे जैसे घर, जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड्स। हमसे ज्यादा खर्च करती सरकार, गवर्नमेंट। और तीसरा खर्च करता है बिजनेस। तो बेसिकली हमको 3 कैटेगरी मिलती है, हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। ठीक है? हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट। तो हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट की जब बात आती है, अब हाउस होल्ड के घर से 2 प्रकार के खर्चे होते हैं। इन वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, ये अगले यूनिट की बेसिस तैयार हो रही है अपनी। हमारे घर से जो खर्चा होता है, जेब से, पापा की जेब से जितने भी पैसे निकलते हैं, बेसिकली 2 पर्पज के लिए होते हैं, या तो कंजम्पशन या सेविंग, और कोई ऑप्शन नहीं तीसरा। बचत करते हैं आप, उसमें से कुछ बच्चे बोलते पापा ने दान दिया तो करेक्ट, जो बचा है पैसा उसी में से कर रहे हैं। बेसिकली 2 आउटलेट ही है, कंजम्पशन और सेविंग। तो कंजम्पशन एंड सेविंग। बिजनेस भी 2 प्रकार के ही खर्चे कर सकता है अपने धंधे से। अपना धंधा चलाने का खर्च, जो कि ट्रेडिंग और P&L का डेबिट साइड, यस और नो। बिजनेस एक्सपेंस, और बिजनेस अपने और बिजनेस को बढ़ाए तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, बराबर। बिजनेस एक्सपेंस, ये क्या था? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस।
बराबर। अब गवर्नमेंट की बात आती है। गवर्नमेंट के भी दो खर्चे होते हैं, एक कैपिटल नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो जो ऐसी चीजें जिनके बेनिफिट कई सालों तक आएंगे, मतलब आपका, आपने रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया, जैसा मैंने कल आपको बताया, तो ये सारे बेनिफिट्स बियॉन्ड मोर देन 1 ईयर है। आपने सरकारी लोगों को सैलरी बांटी, वो एक ही साल का इसी साल का बेनिफिट है। पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब इसी साल का बेनिफिट है। डिफेंस पे किया गया खर्चा, फ्री वैक्सीनेशन। डिफेंस देखो, डिफेंस में अगर तुम सड़कें बना रहे हो तो कैपिटल है, गोलियां चला रहे हो और गोलियां खरीद रहे हो तो वो रेवेन्यू है, क्योंकि वो बेनिफिट अगले साल तो आएगा, अगले साल अगली गोली चलानी पड़ेगी। ऐसा पॉसिबल, देखो मैं उसको ऐसा थोड़ा फनी लगता है पर बोलता हूँ, ऐसा थोड़ा ना होता कि हमारा सैनिक एक दिन बॉर्डर पर जाकर तुम्हारे ऐसे के तजे भून के रख दूंगा, कोई आया तो ऐसा बोल के चला जाए तो 1 साल तक कोई नहीं आएगा ऐसा, या अगले दिन फिर जाना पड़ेगा? सर दिन छोड़ो, वहीं रहना पड़ेगा आपको, लगातार आया ना। तो ये सब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर डिफेंस में आप अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हो, वो कैपिटल नेचर। तो अब टोटल जो खर्चा निकालते हैं अपन, खर्चे के 3 एंगल बनते हैं इसके। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये इनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस एक्सपेंडिचर, और इनका रेवेन्यू मतलब रेगुलर एक्सपेंडिचर। तो ए प्लस बी प्लस सी करूं तो मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, अब मैं इसको, सेविंग इज एक्स, इन्वेस्टमेंट इज वाई एंड कैपिटल इज जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूं तो आएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन सबको जोड़ूं तो आएगा मेरा डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। आया कि नहीं समझ में? हेलो। अब ये खर्चे के अंदर डेप्रिसिएशन शामिल होता है, डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है? नहीं होता। तो ये ग्रॉस है या नेट है? नेट है, वेरी गुड। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है या नहीं है? नहीं है। तो ये फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस? यस। आयो कि नहीं आयो? समझ में आई गयो? वांट सम मी टू एक्सप्लेन समथिंग? पक्का? आप लोग रोज किताब पढ़ रहे हो जितनी मैं बोल रहा हूँ? अब आप एक काम करो फटाफट, तीनों मेथड हो गए। क्या करोगे, फोटो खींच के बाद में नोट करोगे या क्या करोगे? एक एक मिनट, क्या 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 किस में बिटिया आएगा ना? एनएनपी, अभी तो एनडीपी बनाया है मैंने। एनएफआई ऐड के बगैर आपका एनएनपी एफसी नहीं होने वाला। एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, अब जब आप इसको पढ़ोगे तो इसके अंदर एक और चीज आती है। क्या बोल रहे हो? हाँ, एनएफआईए के अंदर ये होता है कि आप विदेशों में जो खर्च करते हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों, हम लोग विदेशों में जाके इन्वेस्ट करो और विदेशी हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करो, तो नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी तो रहेगा। आपका 12th का कॉमर्स और वो अकाउंट्स आपके दिमाग में बोला है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वर्ड कैसा वर्ड है ये? या तो वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या तो वो नेशनल इनकम। क्या बोलता है, पैसे का फ्लो आ रहा है जा रहा है, किस पर्पज के लिए आ रहा जा रहा है वो ये बता रहा है। ऐसा। अब जब आप इसको मेरे नोट्स में पढ़ोगे ना, मॉड्यूल में भी पढ़ोगे, तो एक छोटा सा पॉइंट और आएगा, सुनना ध्यान से। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों में, अगर आप इनकम उन लोगों से पूछ रहे हो जिन्होंने ये सब पेमेंट्स किए हैं, लोगों की इनकम कैलकुलेट करने के 2 तरीके, एक तो जा जाके पूछो कितने कमाए कितने कमाए कितने कमाए, या बड़ी कंपनियों से पूछ लो तुमने कितना पे करा है लोगों को। तो आपको वो आपके मॉड्यूल में लिख के बताएगा, वो मैंने पॉइंट हाईलाइट भी करा है मेरे नोट्स में, कि अगर आप डेटा पेमेंट वालों के एंगल से इकट्ठा कर रहे हो जिनने पैसे दिए हैं, तो वो फॉरेन इनकम बता नहीं पाएंगे कि आपकी कोई और फॉरेन इनकम भी है। जैसे दीपक मूलचंदानी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज गिविंग सर्विसेज टू समवन,
So that person says, I paid Deepak Mulchandani 50,000 rupees for a service. Okay. But Deepak is also giving services to certain NRI fellows. वो तो बता नहीं पाएगा. क्लाइंट तो बोलेगा दीपक को 50 दिए इंडिया में. दीपक ने 50 के अलावा बाहर से 30 कमाई है, कैसे पता चलेगा? तो अगर एक्सपेंडिचर पे करने वालों से आपने ये डेटा लिया कि देश में कितने लोगों ने कितनी कितनी सैलरी और वेज और इंटरेस्ट कमाया है, तो वो फॉरेन का डेटा मिलेगा नहीं. लेकिन जिसने पैसा रिसीव करा है उससे पूछोगे तो वो पूरा बताएगा कि 50 इंडिया से मिला है, 20 बाहर से मिला है. ये एक स्टार लगा के पॉइंट आपको मिलेगा. जब आप उसको पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो गया आप, मुझे पक्का है. तो यही वाली बात है. इसी प्रकार से जब आप एक्सपेंडिचर में आओगे तो एक्सपेंडिचर में आप जो इन्वेस्टमेंट बाहर करते हो उस इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा. कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बाहर, तो नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी हो सकता है. एक बात और, दैट इज द लास्ट थिंग टू मेक मी अंडरस्टैंड, मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दीज 3 मेथड्स. पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इनकम मेथड में जोड़ा या नहीं जोड़ा? नहीं जोड़ा. क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि उससे कोई बेनिफिट क्रिएट, उससे कोई गुड्स एंड सर्विस क्रिएट. वेरी गुड. तो उसी तरीके से सरकार अगर अपने खर्चे में बताए मैंने लाडली बहना को दिए, मैंने लोगों को फ्री पैसे दिए, तो ये सरकार के खर्चे में नेशनल इनकम कैलकुलेशन में शामिल होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए. क्यों पता है? क्योंकि कुछ भी क्रिएट तो, और वो टैली भी कर सकते तुम में. अगर सरकार अपने खर्चों में पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जोड़ के बता दे, देश की जनसंख्या बता दे हमारी इनकम में इतने पैसे आए हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में जुड़ गया, इनकम मेथड में जुड़ गया, मैं वैल्यू एडेड मेथड में कहां से लाऊंगा उसको? 2 मिनट के लिए आप जिद कर तो नहीं, सरकार ने जेब से पैसे दिए ये तो गिनना चाहिए. ठीक है, सरकार ने कितने दिए? 100 करोड़. जनता भी बता रही है हमें 100 करोड़ रुपए इन सब चीजों के मिले हैं. तो एक्सपेंडिचर मेथड में 100 करोड़ जुड़ गए, इनकम मेथड में 100 करोड़ जुड़ गए. लेकिन अभी 100 करोड़ के नाम पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में कुछ हुआ क्या? कोई वैल्यू एड हुई क्या? तो जब कुछ बना ही नहीं तो मैं एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड में कैसे जोड़ूं? इसलिए मुझे ट्रांसफर पेमेंट को कहीं पे भी जोड़ना नहीं चाहिए. लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? वेरी गुड. तो अब क्या करोगे? नोट करोगे या फोटो खींचोगे? फोटो खींच के आपकी किताब में बनाना. फिर एग्जाम में फोन नहीं जाएगा. लो, पहला मैं इसको देता हूँ सबसे पहले. यहाँ से पहले चालू करो. या 1 मिनट एक काम करे, कोई एक जना ले ले और ग्रुप पे डाल ले. ग्रुप बना कि नहीं अभी? अभी नहीं बना. ठीक है. हाँ, ये पहला हो गया. थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर. अब ठीक है. स्क्रॉल करूं? ये 3 फोटो मिलाकर इनकम मेथड कंप्लीट हुआ है. बराबर. सॉरी, हाँ सॉरी, वैल्यू एडेड. ठीक है. अब मैं जा रहा हूँ किस पे? इनकम मेथड पे. तो इनकम मेथड रेड कलर से बनाया था मैंने.
हाँ हाँ, 1 मिनट, इतना हो गया। डन। अब मैं इसमें नीचे वाले पे जा रहा हूँ। करूँ आगे? आया? आपके मॉड्यूल के पेज कौन कौन से पढ़ने हैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे को फर्स्ट वाली बुक। आप पढ़ोगे पेज नंबर आज जाकर 6.15 से शुरू करा। कल मैंने 1.7 तक पढ़ने को दिया था शायद, तो आज 1.8 इनकम मेथड, 1.9 एक्सपेंडिचर मेथड और 2.0 तक आप चले जाओगे। 6.18, 6.19, 6.20, 3 पेज आपको पढ़ने। अब इसके बाद हम इसके पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाले जो कॉन्सेप्ट है वो करेंगे, एंड देन विल कम टू द न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस। मेरा अप्रोच ये रहेगा कि जितने भी इलस्ट्रेशंस इन्होंने आपको मॉड्यूल में दिए हुए हैं वो सब मैं आपको साथ में करवाऊँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। ठीक है, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ जो जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं वो अपना मॉड्यूल ऑर्डर किया या नहीं किया अभी तक, कर दिया, सो इट इज़ नाउ अ टाइम दैट, तब तक आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो और पीडीएफ से प्लीज पढ़ो। वी डोंट हैव मच टाइम, वी हैव गॉट 14 चैप्टर्स। ठीक है,